अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। आज है 28 मई 2019, 28 ऑफ मई 2019। एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से उसके रूल्स, उसके तरीक़ेकार पे बात हो रही थी। कल हमने वीडियो बनाई थी कि आप एफबीआर के साथ वैसे भी कैसे रजिस्टर होंगे अगर आप फाइलिंग करना चाहते हैं, और एसेट डिक्लेरेशन के लिए भी आपको फाइलर बनना पड़ेगा टैक्स ईयर 2018 के लिए। कल मैंने ये भी बात की थी और थैंक यू किया था अपने सारे यूट्यूब चैनल के फैंस के, सब्सक्राइबर्स के, कि आप लोग वॉच करते हैं हमारी वीडियोस, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। और मैंने ये कहा था कि जो है ना, कमेंट में हम फुली जवाब नहीं दे पाते, तो मैं उसमें थोड़ी करेक्शन कर दूं कि हमारे वॉलंटियर हैं जो टैक्स दोस्ती के, वो कमेंट्स के जवाब बाकायदगी से देते हैं मेरे साथ डिस्कस करके। लेकिन मैं जो है पर्सनली ख़ुद जो है ना, कम टाइम मिलता है कि जाके कमेंट्स को पढूं और जो है ना डिटेल में उनका जवाब दूं, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। और आज की वीडियो जो है ना, उस की कॉम्पनसेशन है कि एक सवाल जो हमसे बहुत दफ़ा पूछा गया है कि जी फाइनल इनकम टैक्स रिजीम क्या चीज़ है। एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम या प्रिजम्पटिव टैक्स, ये क्या चीज़ है? मतलब ये कोई टैक्स, ये कोई अलग से टैक्स है? तो हम उनको बताते नहीं, इनकम टैक्स आप जो पे करते हैं उस गवर्नमेंट का तरीक़ेकार, आपकी इनकम पे टैक्स लगाने के 3 किस्म के हैं। एक है नॉर्मल टैक्सेशन, एक है फाइनल टैक्सेशन यानी फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल इनकम टैक्स रिजीम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और एक है मिनिमम टैक्स। तो आज हम बात करेंगे एक तो इन रिस्पॉन्स टू वो सारे कमेंट्स जो यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है उस पर आप देते रहें कि जी एक्सप्लेन करें ये क्या चीज़ है, क्योंकि अक्सर आप लोग इसको न्यूज़ में पढ़ते हैं। जैसे हम इस वक्त हैं दी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल पे, और यहाँ शहबाज राना ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, एफबीआर कॉल्स फॉर एंडिंग फाइनल इनकम टैक्स रिजीम। यानी एफबीआर के अंदर हमारे टैक्स दोस्त यानी कि ऑनरेबल चेयरमैन शब्बर जैदी जो है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टैक्स दोस्त, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं शब्बर जैदी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है फर्गसन फर्म से, उनको हम टैक्स दोस्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सारी ऐसी फैक्ट्स फिगर्स सामने ला रहे हैं जिससे आप क्लियरली बता सकेंगे कि क्यों नहीं पाकिस्तान में टैक्स प्रॉपरली टैक्स फाइलिंग होती। 10 मिलियन लोगों को करनी चाहिए, 1 करोड़ लोगों को करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अभी तक 2 मिलियन लोगों ने, 20 लाख लोग ने तक टैक्स फाइलिंग की है। उसके अलावा टैक्स प्रॉपरली क्यों नहीं कलेक्ट होता और गवर्नमेंट को इतना लोन क्यों लेना पड़ता है, तो इसमें हम जो है बात करेंगे। और जैसे मैंने कल तनवीर का जिक्र किया कि जब भी आपको, क्योंकि ज़्यादातर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग अगर टैक्स की नॉलेज रखते भी हैं तो डिटेल्ड नॉलेज को समझाने का बेस्ट तरीका या टेक्निकल इंफॉर्मेशन को समझाने का बेस्ट तरीका ये है कि उसका कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सैको सबाक होना चाहिए, यानी कि आपको अगर कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका कोई मकसद होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है ना, वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस 2019 का, जिसपे हम तकरीबन 15 मई से वीडियोस बना रहे हैं। जो कानून है, जो रूल्स हैं और उससे रिलेटेड एफबीआर जो कुछ भी कर रहा है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, तो टैक्स दोस्ती उसमें हेल्प करते हुए उस पर वीडियोस बना रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और taxdosti.com वेबसाइट के ब्लॉग पे देख सकते हैं। तो एसेट डिक्लेरेशन के अंदर पहला ऑब्जेक्टिव टैक्स कलेक्शन नहीं है बल्कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है, और उसकी वजह यह है कि इस तरह के जो सिस्टम्स हैं फाइनल इनकम टैक्स रिजीम टाइप एफटीआर, उनकी वजह से लोग टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि किस सेक्टर में कितने बिजनेसेस हैं, उनकी क्या सेल्स हैं, और ये वो अमाउंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगर गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा, वो बेहतर प्लान करेगी, बेहतर एनुअल बजट बनाएगी जो अभी जून में आएगा, और उससे जो है बिजनेसेस फ़ायदा करेंगे। बिजनेसेस खुद से कुछ नहीं होते बल्कि वो एक व्हीकल होते हैं, एक रास्ता होते हैं जिसके थ्रू फिर उसके बिजनेस ओनर्स और सोसाइटी और आप और मैं फ़ायदा उठाते हैं। तो पाकिस्तान में जितने ज़्यादा बिजनेसेस सक्सेसफुल होंगे, एक सिंपल छोटी सी शॉप और इंडिविजुअल से लेके बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल और जो है क्या कहते हैं, बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, उतना ज़्यादा
जो है सोसाइटी में ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी। तो उस हवाले से कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर पाकिस्तान ने इस गवर्नमेंट के होते हुए तरक्की करनी है तो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ना, यानी ऐसा नहीं होना कि कैबिनेट अभी 20-25 लोगों की है तो 100 लोगों के कैबिनेट हो जाए, हर चीज़ का वजीर हो जाए, इमरान खान हर जगह पे विजिट करे और पर्सनली देखे, नहीं। बेसिकली अगर एक्चुअल ग्रोथ करनी है तो बिजनेसेस ग्रो करने चाहिए हर शहर में, हर गांव में बिजनेसेस होने चाहिए उस लेवल के जिसकी वजह से रोजगार भी बनेगा, इनकम भी जनरेट होगी। और एक काम जो हर कारोबार करता है वो ये है कि मुनाफा क्रिएट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वो 10 रुपए की चीज़ लेता है और उसको 12 रुपए का बेचता है, वो 12 रुपए भी सोसाइटी के अंदर ही रहती है। तो वो जो 2 रुपए उसने एक्स्ट्रा क्रिएट किए, वो 2 रुपए जब किसी और शख्स की जेब में एज ए सैलरी जाते हैं या किसी तरीके से जाते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ आती है। और ग्रोथ इसी को कहते हैं कि जब एक मुनाफे के थ्रू, जो इस्लामिक तरीका भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी है, कि जब मुनाफे के थ्रू आपने जो है ना सोसाइटी को बेहतर करना है, ना कि सूद पे या वैसे। तो कर्जे लेने की हुकूमत को इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि टैक्सेशन सिस्टम में काफ़ी सारी खराबियाँ हैं और उसके अंदर जो है ना इस आर्टिकल में हम एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, तो पैराग्राफ वाइज चलते हैं। आपको ये समझ आ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद कि आपकी कुछ ऐसी इनकम्स होंगी जिस पे पहले से टैक्स कट जाता होगा और कुछ ऐसी इनकम होती होगी जिसके लिए शायद आपको रिटर्न फाइल करनी हो, या ऐसे हो सकता है कि कुछ आपकी इनकम हो जिस पे टैक्स आपसे कट गया और आप कंफ्यूज हो कि यार मैंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ जगहों पर जो है लोग ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं लेकिन कुछ कम टैक्स दे रहे हैं, तो वो कारोबार जो है उसकी प्रॉपर टैक्सेशन होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं, साथ साथ बात करेंगे। जहन में रखें कि अगर इनकम टैक्स का जो कानून है उसके अंदर 3 तरीके हैं कि टैक्स लगाने के, कारोबार पे भी और इंडिविजुअल्स पे भी। कारोबार पे एक है नॉर्मल टैक्स जिसमें आप अपनी इनकम एक्सपेंसेस डिक्लेयर करते हैं और मुनाफे पे टैक्स देते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल टैक्सेशन। दूसरा है एफटीआर, जो इस आर्टिकल में बड़ा अच्छा दिखाया गया। एफटीआर का मतलब है फाइनल टैक्स रजीम, जहां पर वो आपकी सेल या इनकम पे ही आपसे टैक्स काट लेता है और उसके बाद आपसे नहीं पूछता कि आपने उस इनकम के साथ क्या की, ना ही वो आपको एक तरह से फोर्स करता है कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। तो कहता है टैक्स अथॉरिटीज हैव प्रपोज्ड द अबॉलिशन ऑफ डिस्टॉर्टिव फाइनल टैक्स रजीम फॉर बोथ एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर इन अ बिड टू कैप्चर देयर रियल इनकम। अब ये सब चीज़ें जो है ना, शबर सदीज आप जो है यहाँ पे अभी जिक्र भी होगा, द प्रपोजल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और वो चाह रहे हैं कि जो रियल इनकम है ना, कोई शख्स अगर ज़्यादा कमा रहा है उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं या लो इनकम है, आपकी साल की 4 लाख है या इवन 10 लाख है और आप जो है ना मोबाइल पे 12%, 12.5% टैक्स दे रहे। इतना बंदा नहीं है। जो 12.5% टैक्स उसको देना चाहिए जिसकी कम से कम 2-3 करोड़ से ज़्यादा की आमदनी है साल की। तो अगर आप 50 लाख भी साल का कमा रहे हैं और उस पर 10-12% टैक्स दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो बहुत ज़्यादा है। तो वो जो टैक्स है ना वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जिस शख्स की 4 लाख से कम है उस पर कोई टैक्स भी नहीं होना चाहिए, ना उससे एफटीआर के तहत, फाइनल टैक्स रजीम के तहत कहीं पे टैक्स कटना चाहिए। ये बेसिकली प्रपोजल है और अभी बजट आ रहा है तो वो प्रपोजल दे रहे हैं, लेकिन ये प्रपोजल जो है इस बजट के लिए नहीं है क्योंकि तो वक्त लगेगा। जैसे साहब ने खुद भी कहा है कि एफटीआर को रिमूव करते करते, क्योंकि ये एक आसान तरीका है टैक्स अथॉरिटीज के लिए टैक्स कलेक्ट करने का। तो बात चल पड़ी है, उसकी वजह से वीडियो भी बन गई है, आप इसके और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि क्यों जो है ना इनकम टैक्स की बात हो रही है, उसके अंदर ये सिस्टम क्या है। अच्छा जी, तो इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। देयर इज अ प्रपोजल टू कट द विद होल्डिंग टैक्स और इम्पोर्टेड मोबाइल फोन सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट नो टैक्स फ्री मोबाइल हैंडसेट। ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसके अंदर भी देन अगेन वही इंपोर्ट्स की भी हम बात करेंगे फाइनल टैक्स रजीम के तहत, और बात करेंगे कि बहुत सारे मोबाइल चूँकि ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं तो उन पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन एक हद है जो हद तक पहुँच गए हैं जितना वो बढ़ा सकते हैं, तो उसको भी कम करने की ज़रूरत है ताकि मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को लॉस ना हो। देन अगेन डॉक्यूमेंटेशन मकसद है। अब ये वो बात करता है,
द प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स रिजीम, जिसको फाइनल टैक्सेशन भी कहते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन भी कहते हैं, और ख़ास तौर पे अगर आप टेक्निकल पर्सन हैं तो अगर आप समझ जाएं, और अगर आप नहीं भी हैं तो आप ये समझ जाएं कि एफबीआर के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो उन्होंने एक 1990 में एक आइडिया उनको आया कि जी हम जो सब लोगों को बुला के उनकी इनकम एक्सपेंसेस और मुनाफा देखते हैं, उसमें लोग भी कुछ सही नहीं बताते, हमारे पास भी टाइम नहीं होता, तो क्यों ना हम डायरेक्ट उनसे एक तरह से फिक्स टैक्स ले लें, चाहे उन्होंने जितना भी कमाया हो, लेकिन हम उन्हें कहें कि जी आप 2% दे दें, 5% दे दें। इससे इकोनॉमी में भी डिस्टॉर्शन होनी है। इकोनॉमी में डिस्टॉर्शन से मुराद ये कि फिर लोग देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे फिक्स टैक्स है, उसमें ना एफबीआर हमें तंग करेगी ना, और उस काम की तरफ जा रहे हैं जैसे इम्पोर्ट्स हैं या वगैरह वगैरह, तो उस सारे की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो कह रहा है प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स रजीम आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल। जाहिर बात है, अगर सपोज करें कि अगर मोबाइल फ़ोन्स की एग्जांपल ले लें, उस पर टैक्स डिडक्ट होता है लेकिन वो प्रिजम्पटिव टैक्स में नहीं आता। यहाँ हम ऐसे टैक्सेस की बात कर रहे हैं, और आगे मैं एग्जांपल भी दूंगा, यहाँ पे एग्जैक्ट सेक्शंस भी हैं, 5, 6, 7 डिविडेंड है और बाकी चीज़ें हैं, तो इस पर मैं बात करता हूँ अभी। लेकिन बेसिकली आप, हाँ, यहाँ पे हम उन टैक्सेस की बात कर रहे हैं जो आपसे डिडक्ट हो जाते हैं और आपको वापस भी नहीं मिलेंगे। तो वहां पर अगर आपने जो टैक्स दिया है, सपोज करें 5 रुपये आपने टैक्स दिया, लेकिन आपकी कोई इनकम नहीं थी, बस आपके वो खर्चे पे, जैसे मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ले लें, वो वाला टैक्स तो मोबाइल वाला वापस होता है। लेकिन हम जिन टैक्सेस की आज बात करेंगे उनमें से अगर आपको कोई टैक्स लगे जो फाइनल जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आप देख सकते हैं कि वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी ये इसको चेंज करना चाहिए। जो शबर जैदी साहब ने हमारे बिहाफ पे रिक्वेस्ट किया कि ये वाला सिस्टम ख़त्म करें, क्योंकि ये वाले टैक्सेस वापस नहीं होंगे। मोबाइल की एग्जांपल लेते हैं कि मोबाइल टैक्स आपसे कट जाता है, सपोज करें आपने 1000 रुपये का पूरे महीने में या पूरे साल में बैलेंस यूज़ किया, तो उस पर 125 रुपये कट जाते हैं। वो टैक्स एडवांस टैक्स होता है, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से जिसमें तकरीबन 20 करोड़ तक लोग आते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, आप स्टूडेंट हैं, आप जो है ना पेंशनर हैं, या कोई और भी रीज़न है, तो आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, आप हाउस वाइफ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं खाना जंगी की वजह से प्रॉब्लम हुए हैं, ऑपरेशन की वजह से, तो इन सारी वजहों से आप टैक्सेबल उसमें नहीं आते, या 4 लाख से कम है आपकी इनकम, तो तकरीबन पाकिस्तान में 18 से 20 करोड़ लोग ऐसे हैं। तो उन लोगों को टैक्स जो है ना वो नहीं डिडक्ट होना चाहिए। लेकिन वो फाइनल टैक्स के तहत डिडक्शन नहीं होती, वो एडवांस टैक्स के तहत होती है, विद होल्डिंग सिस्टम के तहत होती है। वो एक डिफरेंट सिस्टम है टैक्स कलेक्शन का। हम यहाँ बात करें जहाँ आपसे टैक्स डिडक्ट भी होता है, यानी कटता भी है आपसे, और फिर आपको वापस भी नहीं मिलता, कंसिडर होता है कि वो आपकी, और वही डेटा यूज़ करके आपको नोटिसेस भी भेजे जाते हैं कि जी ये तो आपसे डिडक्ट हुआ था, लेकिन आपने फिर टैक्स फाइलिंग नहीं की, या ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो टैक्स फाइलिंग नहीं की, तो काइंडली इसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, अब वो कहता है कि इसलिए अनफेयर है, होना ये चाहिए कि जैसे एग्जांपल दी उन्होंने कि एक सैलरीड पर्सन है, वो अपनी ग्रॉस सैलरी पे जो है ना टैक्स देता है। द बेनिफिशियरी ऑफ फाइनल टैक्स पे छोटी सी अमाउंट सेल या इनकम पे। तो वो बात कह रहे हैं कि ये जो ग्रॉस सैलरी वाले, जैसे जैसे किसी शख्स की सैलरी बढ़ती है उसकी टैक्सेशन बढ़ती है, लेकिन ये जो फाइनल टैक्सेशन में जो कारोबार आते हैं, क्योंकि यहाँ इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की बात हो रही है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है कि वो डॉक्यूमेंट होंगे तो आपकी पूरी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट होगी, और उनको बेसिकली फाइनल टैक्स रजीम के तहत एक तरह से फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जिससे काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम इकोनॉमी में आ रहे हैं, और उसका बोझ जो है उन लोगों पे पड़ रहा है जिनको टैक्स नहीं देना चाहिए। तो सैलरीड पर्सन की सैलरी जैसे जैसे बढ़ती है, अगर आप 8 लाख के ऊपर सपोज करें 10,000 टैक्स दे रहे थे साल का, अब आपकी अगर 15 लाख सैलरी हो गई है, तो आप जो है फिर 10,000 के बजाय शायद 25,000 टैक्स दे रहे हो। और इस तरह जिन जिन का भी सैलरीड है उनको पता होगा, जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती गई तो उनका टैक्स रेट जो है ना बढ़ता गया। ये है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, और ये सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए नहीं होनी चाहिए, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस वालों के लिए भी होनी चाहिए, कैपिटल गेन
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और जो है ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वालों के लिए होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैलरीड लोग इसलिए ज़्यादा जो है ना वो टैक्स तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि 85% टैक्स पाकिस्तान में जो 4 खरब रुपए जो था, यानी 4000 अरब रुपए जो टैक्स जमा हुआ था पिछले साल, उसमें से 85% टैक्स जो है तकरीबन 36 अरब रुपए जो है वो सिर्फ कोई 365 या 385 टैक्स पेयर्स या कंपनीज ने पे किया था। रिमेनिंग जो सैलरीड लोग थे उन्होंने 5 से 10% टैक्स कंट्रीब्यूट किया था। तो वो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अनफेयर सैलरीड इस तरह हो रहे हैं कि जो बाकी हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, और वो बिजनेस वाले ज़्यादा कमाते हैं। अब देखें, अगर एक बिजनेस वाले को या किसी और इनकम वाले को जो सैलरीड के मुकाबले में उसकी जब सैलरी बढ़ती है उसका टैक्स फिक्स है, क्योंकि फाइनल टैक्स रजीम में जो जो लोग आते हैं, अभी मैं उनकी बात भी करूंगा कि कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं फाइनल टैक्स रजीम में या कौन कौन से लोग आते हैं, और उसके मुकाबले में सैलरीड वाला जो है ना वो प्रोग्रेसिव टैक्स दे रहा है, ये फिक्स टैक्स दे रहा है। तो ये सिस्टम अजीब सा है कि कानून एक है लेकिन मुख्तलिफ लोगों, और बिजनेस वालों पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए और उनकी इनकम और एक्सपेंसेस सामने होनी चाहिए। तो उसमें वो कहता है और सही लिखता है कि प्राइम मिनिस्टर को तो खैर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल करेज चाहिए होगी, क्योंकि सारे ऐसे लोग जिनको इस सिस्टम से फ़ायदा हो रहा है और वो इसकी मुखालफत करेंगे और इसको हटाने में टाइम लगेगा, लेकिन विच हैज़ द पोटेंशियल ऑफ हिटिंग ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट बिजनेस। देखिए ना, ये जो एमनेस्टी स्कीम आई ये भी बिजनेसेस के लिए आए और बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे बिजनेसेस हमसे भी रब्ता करें कि वो डिक्लेयर करना चाहते हैं अपना, और टैक्स लॉ में नॉर्मल टैक्स के मुताबिक भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं बिजनेसेस के लिए। सिर्फ ये कि कुछ शॉर्टकट्स बना दिए गए बीच में, जो इसमें फाइनल टैक्स रजीम एक शॉर्टकट बन गया है बिजनेसेस के लिए कि बस उनको पता है हमने इतना ही टैक्स देना है, ना ही टैक्स वाले हमारी सेल्स पूछेंगे ना एक्सपेंडिचर्स, और फिर वो अपनी सेल्स भी छुपा पाते हैं और उस पर प्रॉपर सेल्स टैक्स या सर्विस टैक्स नहीं पे करते। इस वीडियो का मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं है, मकसद ये है कि समझाना है इवन बिजनेसेस को कि किस तरीके से आप टैक्स नेट में फॉल करते हैं और आपको करना आना चाहिए ताकि एक प्रॉपर सिस्टम हो जाए, और इसमें सारे लोग शामिल हैं, सारे बिजनेस शामिल हैं। द प्रपोजल इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, हम कह रहे हैं हमारे टैक्स दोस्त न्यू एफबीआर चेयरमैन शबर जैदी, हु वांट्स टू टैप हाईली अंडर टैक्स्ड एरियाज। तो इस तरह हो रहा है कि वो सारे जो एफटीआर में फॉल करें, मे बी उनकी रियल इनकम ज्यादा और टैक्स उनका साल का ज्यादा बनता हो, लेकिन वो कम दे पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब साथ साथ मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि एफबीआर ने जो सेल्स टैक्स रिफंड्स फंसे हुए थे एक्सपोर्टर्स के खास तौर पे, जिसपे उस पर भी शबर जैदी साहब ने कहा है कि उसके अंदर भी लोकल सेल्स भी शामिल हो जाती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके लिए डायरेक्टिव्स इशू किए हैं कि अगर आपको रिफंड, सेल्स टैक्स के रिफंड के लिए बॉन्ड्स चाहिए, प्रोमिसरी बॉन्ड्स, तो सीडीसी है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, जहां पर आप अपने शेयर्स, इंडिविजुअल लोग भी और ये बिजनेसेस भी वहां पर रजिस्टर हो रहे हैं। तो देन अगेन गवर्नमेंट के साथ बिजनेसेस रजिस्टर्ड किसी लेवल पे भी नहीं है, इसीलिए वो अपनी बात छुपा सकते हैं और गवर्नमेंट फिर बिला वजह उन पर टैक्स या और बर्डन डाल सकती है। तो एक रिलेशनशिप बिजनेस का और एफबीआर और गवर्नमेंट का बेहतर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स दोस्ती की है, इसलिए आज आप आर्टिकल देख रहे हैं। अब कहते हैं जैदी साहब को टास्क दिया गया कि अगले साल यानी जुलाई 1 2019 से लेके जून 2020 तक जो टैक्स ईयर 2020 होगा उसमें उन्होंने 5.5 ट्रिलियन या 5,500 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू की मद में जमा करने हैं, जो 4,000 से 36, इस दफा 4,000 अरब थे और अगली दफा वो 36% ज्यादा हैं, और इसकी शर्त जो है ना आईएमएफ ने रखी है। तो याद रखें कि अगर रियल इनकम पर टैक्स लगना शुरू हो जाए, यानी कि ऐसा हो कि जिन्होंने ज़्यादा सेल की है या ज़्यादा सैलरी कमाई है या ज़्यादा, वो एक्चुअल टैक्स पे करना शुरू कर दें, तो ये जो टारगेट है ये बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि काफ़ी इश्यूज। अब हम बात करते हैं कि प्रिजम्पटिव टैक्स रजीम, जिसको फाइनल टैक्स भी कहते हैं, वो कैसे काम करता है। तो कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो जाहिर बात है अगर अपने गुड्स एक्सपोर्ट करता है तो उसको बैंकों के थ्रू ही अपने फॉरेन कस्टमर जो पाकिस्तान से बाहर है उसके थ्रू पेमेंट आती है, उसके अलावा इस तरह आ नहीं सकती। हाँ, लेने के तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर जब बैंक इस एक्सपोर्टर के बिहाफ पर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को डॉलर से, पाउंड से रुपीस में कन्वर्ट करती है,
तो 1% डिडक्ट कर लेती है एज टैक्स। और ये टैक्स इस एक्सपोर्टर के लिए फाइनल टैक्स रिजीम होता है। इसने जो है ना क्या कहते हैं मजीद टैक्स नहीं पे करना, बेशक उसने उस सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा आया हो, और अगर वो नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट होता तो सपोज करें उसे 1000 रुपये देना पड़ता, लेकिन अब इस 1% के हिसाब से उसने अपनी सेल पे 300 रुपये दे दिया, तो बस अब मजीद टैक्स नहीं दिया जाए। और एक सवाल हमसे पूछा जाता था कि ये सेक्शन 115 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है, जैसे हमने फ्राइडे को जो वीडियो बनाई थी 24 मई 2019 की, उसमें हमने जिक्र किया था कि जिनकी फाइनल टैक्स रिजीम में एफटीआर में फॉल करते हैं उनको सेक्शन 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। ये भी टैक्स रिटर्न होती है, लेकिन इसमें इनकम एक्सपेंसेस नहीं पूछे जाते, सिर्फ वो जो आपकी सेल है या इनकम है वो पूछी जाती है, और उसके अगेंस्ट जो आपने टैक्स आपसे डिडक्ट हुआ है, जैसे इस केस में बैंक से एक्सपोर्टर सर्टिफिकेट ले लेगा और वो साथ जो है ना अटैच कर देगा, या पूरे एक समराइज्ड सर्टिफिकेट अटैच कर देगा पूरे साल की। इस तरीके से एफटीआर काम करता है। अब आप नोट करें, इसमें ना गवर्नमेंट को पता चला कि इस एक्सपोर्टर ने जो सेल की है वो किस नेचर की थी, उसके अलावा एक्सपेंसेस का नहीं पता चला, प्रॉफिट का नहीं पता चला, और इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हो। ये फैसिलिटेशन का काम भी कर रही है, लेकिन इसको फिर मिसयूज भी किया जाता है कि एक्सपोर्टर की जो सप्लाई चेन होती है, एक्सपोर्टर जिनसे अपना रॉ मटेरियल और बाकी आइटम्स लेता है, वो भी एक तरह से उनको भी ये बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो सप्लाई चेन में आते हैं। जब वो आते हैं तो वो अपनी लोकल सेल पे भी फिर 1% शो करते हैं कि हमने एक्सपोर्टर को सेल किया, लेकिन दर हकीकत उन्होंने लोकल मार्केट में बेचा होता है, और इस तरह वो कम टैक्स देकर 1% वाले, क्योंकि जो लोकल मार्केट में उन्होंने चीज़ें बेची हैं, या इवन ये जो एक्सपोर्टर है अगर ये अपनी 100% एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें से 20% लोकल मार्केट में, तो इसको एज एन एक्सपोर्ट ये शो करके ये 1% का बेनिफिट अगर लेगा तो वो होगा। देन अगेन ये सिर्फ एग्जांपल आपको दी जा रही है, जो लोग कर रहे हैं इस तरह मिसयूज, उस वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है। जो एक्सपोर्टर सही फॉलो कर रहे हैं उनको तो बेनिफिट है, या जो लोग एक्सपोर्टर्स को सप्लाई करते हैं वो भी एफटीआर में फॉल करते हैं अगर वो एक्सपोर्टर को सप्लाई कर रहे हैं। अगर लोकल सेल कर रहे हैं फिर उन पर नॉर्मल टैक्स लगेगा या उस पर मिनिमम टैक्स लगेगा। देखिए ना, अगर एक्सपोर्टर है वो 70% अपनी एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो एफटीआर में 70% फॉल करेगा, 30% लोकल सेल कर रहा है तो वो फॉल करेगा नॉर्मल टैक्सेशन में, यानी वो 30% की सेल्स भी शो करेगा, उसके अगेंस्ट एक्सपेंसेस जो टैक्स कानून के मुताबिक वो क्लेम कर सकता है, डिडक्टिबल्स वो माइनस करेगा, और जो प्रॉफिट आएगा उस पर फिर अपने स्टेटस के मुताबिक, फॉर एग्जांपल वो पार्टनरशिप है, एओपी है, तो वो 4 लाख 8 लाख वो वाला, या वो अगर प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे है तो फिर वो शो करेगा अपना कि मैं 31%, यानी जितना भी उसका मुनाफा है उस पर फ्लैट वो 31% या 30% इस साल का कॉर्पोरेट रेट जो है ना वो पे करेगा। तो इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन होती है, और आई होप कि आप अपने मेंटल अकाउंटिंग जो है ना एज ए ले पर्सन, एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन भी जो है ना आप कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब कि सेक्शन 115, आई होप कि जितने भी कमेंट्स, अब ये नवंबर से कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे याद है यूट्यूब पे ख़ास तौर पे कि एफटीआर क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कर दें, इसको एक्सप्लेन कर दें, तो आज के उससे आपको पता चल रहा होगा कि फाइनल टैक्सेशन क्या चीज़ है, फाइनल काउंटडाउन, यानी हम आपको एक्चुअल बता रहे हैं। तो एक्सपोर्टर की एक एग्जांपल हो गई एक्सक्यूज मी। और जब जो है अब 115 की टैक्स रिटर्न वो एक्सपोर्टर उतने हद तक फिल कर सकता है कि जितने हद तक उसने ये फाइनल टैक्सेशन की है। अगर उसकी कोई और इनकम है जो नॉर्मल टैक्स में फॉल करे तो फिर सेक्शन 114 में के मुताबिक वो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। तो इस तरह आपको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ आपकी टोटल पूरे साल की इनकम जो है वो फाइनल टैक्स में फॉल करती है तो फिर तो आपने सिर्फ सेक्शन 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, 114 की फाइल नहीं करनी, और साथ में वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है 115 के साथ। लेकिन अगर आप जो है क्या कहते हैं सोच रहे हैं कि वो कौन सी इनकम्स हैं, तो ये अगले पैराग्राफ में है, सिर्फ सेक्शन का हवाला है, तो मैं आपको उसकी एक्चुअल इनकम बताता हूँ कि
वो क्या है। तो कहते हैं एनी पर्सन हु इज नॉट obliged टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स ईयर, यानी 114 की, बिकॉज ऑल दी पर्सनस इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। देखिए शबर जैदी साहब भी ये कह रहे हैं कि 115 की टैक्स रिटर्न से उनको एतराज़ नहीं है, उनको डॉक्यूमेंटेशन से एतराज़ है कि एक्सपोर्टर हो गया, और अब ये आप सारे सेक्शंस देखेंगे कि और कौन कौन से लोग हैं जो इसमें फॉल करते हैं। इन सारे लोगों की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और इनमें से मेजॉरिटी जो है ना बिजनेसेस हैं, तो बिजनेसेस अपने आप को इन सेक्शन के पीछे छुपा के कम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, जिससे फिर वो और टैक्सेस भी शायद बचा सकते रहे हो। तो इस तरीके से बिजनेस का तो फायदा हो रहा है, लेकिन सोसाइटी या गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। तो अगर आपकी सारी की सारी इनकम जो है वो फॉल करती है अंडर FDR, तो फिर आप 114 का सेक्शन नहीं करेंगे, बिकॉज ऑल द पर्सन इनकम इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर सेक्शन 5। चलिए जी, मैं कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। ये चीज़ हमें सीखने में तो 15-20 साल लगे, अब एक्सप्लेन करने में होपफुली शॉर्ट टाइम लगेगा। तो सेक्शन 5 है टैक्स ऑन डिविडेंड्स। तो आपने नोट किया होगा, खासतौर पे अगर पेंशनर्स सुन रहे हैं या ऐसे लोग सुन रहे हैं जो इन्होंने काफ़ी सेविंग की हुई है और कंपनीज में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनको डिविडेंड आता है, और डिविडेंड के ऊपर 10%, 17.5%, ये आप हो सकता है ये वीडियो टैक्स ईयर 2019 के अलावा किसी और साल देख रहे हो, जो साल भी है रेट्स तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन सेक्शन 5 से अगर 100% आपकी इनकम है, तो आपके दो सवालों के जवाब है। एक तो ये कि उस पर टैक्स कट गया, आपको मजीद टैक्स नहीं देना, जो भी रेट है 10% जो भी वो कट गया, और आपने सेक्शन 115 के तहत लाजमन अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो ये आप पर ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सरी है कि आप 115 के तहत, अगर आपकी 100% इनकम जो है वो है। अगर आपकी डिविडेंड इनकम है और आपकी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो आप 114 की टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, और उसके अंदर खाना बना हुआ है फाइनल टैक्स का, वो जो है वहां पर आप मेंशन करेंगे कि मेरी सैलरी तो आई थी, उस पर तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन हुई थी, लेकिन ये जो डिविडेंड आया था इस पर जो है मेरे से FTR हुआ था। तो इसी तरह एक शख्स की टैक्स चार्ज करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और हो सकते हैं मिनिमम टैक्स भी आप पर अप्लाई होता हो अगर आप कंपनी है या और कोई पर्सन। सेक्शन 6 कहता है कि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन, यानी कोई गूगल अमेजॉन है और वो बिजनेस है, और उन्होंने आपको वर्ड तो यूज हुआ है ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज, और इसके अलावा टेक्निकल फी वगैरह, यानी वहां बैठे हैं और वहीं से बैठे बैठे डिजिटली या आपको सर्विसेज दी हैं। अब ये जो डिविडेंड की है, ये अगर जो है क्या कहते हैं, लोग जेन्युइनली जिनको सिर्फ डिविडेंड इनकम आ रही है और उन्होंने 115 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो काइंडली फाइल कर लें, तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, ये सफिशिएंट होगी। लेकिन अगर आपकी डिविडेंड इनकम के अलावा और इनकम्स है, लेकिन सिर्फ आपने डिविडेंड इनकम शो की है क्योंकि उस पर टैक्स कट गया था, और आपने सिर्फ 115 की रिटर्न फाइल किया, तो फिर आपने गलत किया, फिर आपने डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। लॉ की आपको 114 की फाइल करनी चाहिए थी, उसमें और इनकम्स भी शो करते जो बाकी हेड्स ऑफ इनकम से आए हैं, और ये वाली भी शो करते। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात मैं साथ साथ करता जाऊंगा, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसी से डिस्टॉर्शन हो रही है। क्योंकि कुछ लोग फाइलर बनने की खातिर जो है ना, एक शॉर्टकट ये निकल आया कि जी आप डिविडेंड इनकम शो करते हैं, हाँ यार मेरी थोड़ी डिविडेंड आ रही है, उस पर तो टैक्स मुझसे कट गया, इतना टैक्स, चले मैं हुकूमत को ये मेरी तरफ से गिफ्ट हो गया, और गिफ्ट के बाद जो है ना मैं फाइलर भी बन गया, लेकिन मेरी जो रियल इनकम है कहीं और से प्रॉपर्टी इनकम, वो मैं नहीं शो करता। तो ये जो है ना ज्यादती है, और ये टैक्स दोस्त वाली बात नहीं है। सेक्शन 6 में ये है कि ये फैसिलिटी फाइनल टैक्स की नॉन रेजिडेंट बिजनेसेस को दी हैं, क्योंकि आप FBR कहाँ जाके उनसे रिकॉर्ड भी मंगाए, वो है जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज, खासतौर पे अगर गूगल है या कोई भी है जो आपको टेक्निकल सर्विसेज या ऑफशोर डिजिटल सर्विसेज दे रही है। तो चले, ये तो बीच में एक तरह से कह सकते हैं सही है फिलहाल, खासतौर पे अगर वो बिजनेस पाकिस्तान में उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है, आपको डिजिटली या बाहर से करें। सेक्शन 7 जो है वो है ऐसी शिप्स, यानी बहरी जहाज जो सी के थ्रू आते, समुद्र के थ्रू, और हवाई जहाज, एरोप्लेन्स, जो ऐसी कंपनीज के हैं जो इनका पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, वो सिर्फ पैसेंजर लाते हैं ऐसे एयरलाइंस और ड्रॉप करते हैं, और यहाँ से अपनी कमीशन लेते हैं PIA से या सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो भी सिस्टम है, उनको पेमेंट करते हुए जब वो कुछ रेट से
कुछ परसेंटेज से उनसे टैक्स डिडक्ट हो जाता है और वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करते हैं। उनको ये वाली रिटर्न फाइल तो करनी चाहिए, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी काफ़ी है कि वो ये 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो 6 और 7 जो है वो नॉन रेजिडेंट लोगों के लिए। अब आते हैं सेक्शन 148 पे। ये है इंपोर्टर्स के लिए। इंपोर्टर्स तो पाकिस्तानी लोग ही होते हैं, क्योंकि इंपोर्टर का मतलब ये है कि वो शख्स जो पाकिस्तान में चीज़ मंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने चीज़ मंगाई और उन्होंने उस पर 5 या 6%, अभी 6% रेट चल रहा है, पे कर दिया, और हो सकता है उनकी रियल इनकम काफ़ी हो, उस पर 6% से ज़्यादा टैक्स बनता हो, या उन्होंने नुकसान किया हो। तो ये 6% इन बोथ केसेस नुकसान दिया। अगर उन्होंने नुकसान किया उस असाइनमेंट पे, उस आइटम पे जो उन्होंने मंगाया, तो तब उनसे 6% ज़्यादा कट गया, वही ना डिस्टॉर्ट हो गया। यहाँ ये मकसद नहीं है कि बिजनेसेस बहुत पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे बिजनेसेस इसलिए बंद हो जाते हैं कि जो टैक्सेशन सिस्टम है वो उनकी इनकम के साथ साथ फ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लैट रेट है। तो अगर आप नुकसान करते हैं तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो इतनी कैश फ्लो आपकी होती नहीं कि आपने सरमाया भी लगाया, सामान भी मंगाया, उस पर ड्यूटीज भी पे की, और इनकम टैक्स आपसे जो डिडक्ट हुआ वो एफटीआर के तहत हुआ, यानी वो आपको वापस भी नहीं मिलेगा और ना ही आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस डिक्लेयर करेंगे। तो लूज लूज सिचुएशन है। गवर्नमेंट को पता नहीं चला कि एक्चुअल क्या चीज़ इंपोर्ट हुई, इंपोर्टर के एक्सपेंसेस क्या थे। कल को वो अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को रिड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितना है, क्योंकि एफटीआर के तहत अगर बहुत सारे बिजनेसेस अपना कवर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है। एफबीआर सिर्फ टैक्स कलेक्शन का सोर्स नहीं है, वो एक डेटा कलेक्शन का भी सोर्स है, जिसके बेस पर फिर प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वो कर सकते हैं। और ये बातें बुरी लगती हैं कहते हुए वीडियो पे, क्योंकि ये बेसिक बातें हैं जो इतने बड़े हाईली क्वालिफाइड सीएसएस और बड़े बड़े अफसरों को पता है, लेकिन एक्शन की ज़रूरत है। तो शबर जैदी साहब तो रिस्क ले रहे हैं, और मेरा पर्सनल ख्याल तो है कि वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो बात है कि कंस्ट्रेंट्स बहुत होंगी। बिजनेसेस वाले कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स को और सिविल मिलिट्री को कि जी ये क्या हो रहा है, जबकि असूल ये है कि ये जो 148 है इंपोर्ट का सेक्शन है, इस पर अगर टैक्स कट जाता है तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए, ना कि एफटीआर। अगर इंपोर्टर ने वो चीज़ मंगाई, उसमें काफ़ी वैल्यू ऐड की और उसको 5 गुना करके बेचा, तो उसको उस हिसाब से टैक्स पे कर देना चाहिए। हाँ, टैक्स रेट्स को आप कम कर लें, जैसे यहाँ हम नीचे अभी बात करेंगे कि जी टैक्स रेट, अभी ऊपर भी हमने बात की कि हर मोबाइल पे लगना चाहिए, लेकिन मोबाइल पे टैक्स रेट कम होना चाहिए। अच्छा जी, सेक्शन 151 पे बात करते हैं। मैंने कहा 20 साल हमें लगे समझने में, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आपको बता सके। सेक्शन 151 जो है, इसका ताल्लुक है जो प्रॉफिट जो है ना देते हैं फेडरल गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स पे, बैंक्स हो गए और बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, तो उस पर ये बिल्कुल उस तरह ही है जैसे डिविडेंड है। सेक्शन 5 का जो डिविडेंड था, इसी तरह सेक्शन 151 में आपकी इन्वेस्टमेंट्स अगर हैं गवर्नमेंट की, या सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, बैंकों में डिपॉजिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मनी डिपॉजिट्स हैं, तो उन पर जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पर सर्टेन परसेंटेज 10, 15, 17.5% कटेगा। वो फाइनल टैक्स रजीम होगी। इतने हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर वही लोग सेक्शन 115 नहीं फाइल करते। अभी यहाँ मैं बैंकिंग की बात हो रही है तो जिक्र कर दूं कि इसी आर्टिकल के अंदर बात हुई है कि जी बैंक्स में तकरीबन जो है क्या कहते हैं 5 करोड़ अकाउंट्स हैं, जिसमें से 50 मिलियन यानी 5 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान। इसमें से अगर आप जो है ना 5 मिलियन या 10 मिलियन भी निकाल दें कि बैलेंस नहीं होता या वो डॉर्मेंट अकाउंट्स है, तो 4 करोड़ अकाउंट्स हैं, उसमें से सिर्फ 10% लोग हैं जो फाइलर हैं। इनमें से मेजॉरिटी लोगों को, खासतौर पे अगर बिजनेस अकाउंट ओपन हुआ है, करंट अकाउंट्स ओपन हुए, इसमें से 5 करोड़ में से जितने भी करंट अकाउंट्स वो बिजनेसेस नहीं ओपन किए होंगे, उनको लाजमन फाइलर होना चाहिए, चाहे वो मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं। और देन अगेन अगर वो एफटीआर में भी फॉल कर रहे हैं तो उनको सेक्शन 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस, और आज हम अपने यूट्यूब फैंस, फेसबुक फैंस और व्हाट्सएप फैंस और सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे एक इंफॉर्मेटिव सेशन कर रहे हैं, जहां आपको बता रहे हैं कि आपसे जो टैक्स कटता है कुछ आपको वापस होता है, जिस पे हम एक डिटेल डिस्कशन करेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हैं और स्कूल फीस वगैरह है। लेकिन आज हम बात करें कि जहां आपसे टैक्स डिडक्ट भी हो जाता है और फिर आपको जो है ना गवर्नमेंट को ना तो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस इनकम की,
और ना ही जो है आपको नुकसान अगर हुआ है तो आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। और हम सेक्शन 151 की बात करें जहां पर ये वो जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी कैपिटल पे नहीं, प्रॉफिट पे जो आपको प्रॉफिट जो आपको मिल रहा है आपके कैपिटल पे, उस पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है एक सर्टेन परसेंटेज से, और वो आपकी फुल एंड फाइनल टैक्सेशन होती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आपको कहीं से कम मिला हो, ज़्यादा हो, लेकिन जितना भी मिला वो आपकी इनकम है और वो आप डिक्लेयर करें, उसको वाइट करें। और अगर वो ज़्यादा अमाउंट में, ऐसे लोग हैं जिनको 5, 10, 20 लाख भी शायद साल का आता है, तो फिर उसको वो किसी एसेट में कन्वर्ट करते होंगे। वो एसेट देन अगेन बेनामी या अनडिक्लेयर्ड होगा, तो ये जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम आई है इससे फ़ायदा उठाएं और उसको डिक्लेयर करें और फ्यूचर में प्रॉपरली सेक्शन 115 फाइल करें उन सब लोगों के लिए जिनकी सिर्फ और सिर्फ इनमें से कोई एक या इनमें से कोई सोर्स है। अगर इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे सैलरीड है, बिजनेस इनकम है, और जो इसमें नहीं फॉल करती, कुछ लोगों का बिजनेस होता है जिनका सिर्फ ये कि मुनाफा कमाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे कलेक्ट किए होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं, तो उनका एक सिस्टम जो है ना फ़र्क है। अच्छा जी, सेक्शन 152 देन अगेन रिपीट है इस सेक्शन 6 का, और उसमें कुछ चीज़ें ऐड है कि अगर नॉन रेजिडेंट पर्सन है, आपको डिजिटल सर्विसेज दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर रहा है, पाकिस्तान में उसका कोई ऑफिस नहीं है, तो आप उसको पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट होगा और वो फाइनल टैक्सेशन होगा, मजीद एफबीआर उससे नहीं पूछेगी। नॉन रेजिडेंट है तो जाने दें। सेक्शन 153 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एज यूजुअल अपनी किताब यूज़ कर रहा हूँ, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, जो डॉक्टर इकरामुल हक और उनकी मिसेस हुज़ैमा इकराम ने जो है ना क्या कहते हैं लिखी है, 1996 से यूज़ कर रहे हैं, जिस टाइम पे डॉक्टर साहब इससे सलाम पब्लिकेशन में होते थे। अब उनकी अपनी पब्लिकेशन है ए कंसल्टेंट्स। तो अगर आप एक कॉम्प्रीहेंसिव मोस्ट टेक्निकल और ज़बरदस्त किताब पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशन है या आप सीए या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स वॉल्यूम 1, 2, 3 हैं। फ़िलहाल जिस स्पीड से कानून बढ़ रहे हैं उससे शायद वॉल्यूम 4 भी हो जाए, लेकिन ज़बरदस्त किताब है क्योंकि इसमें सारे केस लॉज, SROs और सारा कुछ। तो 20 साल लगे हमें मुझे पढ़ने में, और समझ तो खैर अभी आ रही है, तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं जितनी समझ आई है। तो सेक्शन 153 पर मैंने ये जिक्र इसलिए किया क्योंकि इवन अगर आप किसी टैक्स मैनेजर के तौर पे जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये सेक्शन आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड आना चाहिए, सारे केस लॉज आने चाहिए। यानी ये वो सेक्शन है जो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी है, हुकूमत है, कोई भी बिजनेस है, वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है तो पेमेंट करते हुए गुड्स पे भी पेमेंट करे, सर्विसेज पे भी, इस पे हम एक और बात भी करेंगे अभी नीचे, और कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी पेमेंट करे। तो इसका जो सब सेक्शन 3 है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी जो डिडक्शन हो जाती है वो, अब देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स वालों को छूट देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये डिबेटेबल क्वेश्चंस हैं जिस पे शबरजेज़ी साहब भी बात करें कि फाइनल टैक्स में फॉल कर जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो सेक्शन 153 के तहत जिनसे टैक्स डिडक्ट होता है। जो हमारी फर्म है जो हमें टेक्निकल सपोर्ट देती है, अफरसियाब तनवीर एंड कंपनी, उनमें अफरसियाब जो है वो 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग का, कॉन्ट्रैक्ट की टैक्सेशन का। तो अगर आपका जो है क्या कहते हैं मेरी इस पे लिमिटेड नॉलेज है, तो अगर आप इस पे टेक्निकल और बेस्ट एडवाइस चाहते हैं तो हमारी ये नंबर्स भी दिए हुए हैं और आप कॉल कर सकते हैं हमारे थ्रू, और फरसियाब तनवीर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अच्छा जी, सेक्शन 154 जो है वो उसका ताल्लुक है एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट की एग्जांपल मैंने आपको दे दी। जैसे मैंने आपको कहा ना, तनवीर ने जैसे बात की कि सिंपल करके समझाएं कि क्या मसला है, तो बात हो रही है वो सारी इनकम या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी हैं जिन पर आपसे जो है ना टैक्स डिडक्ट हो जाता है और वो एडजस्टेबल नहीं होता, वो फाइनल टैक्स में फॉलो करता है। ये क्या होता है तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सेक्शन 154 ये कहता है कि जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा उससे 1% कटेगा और वो उसकी फाइनल टैक्स रिजीम होगी। देन अगेन फिर एक्सपोर्टर का और उसकी पूरी सप्लाई चेन का गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। अगर एक्सपोर्टर अपने एक्सपेंसेस एफबीआर को डिक्लेयर करेगा तो एफबीआर को पता चल जाएगा उसके जो 20 सप्लायर्स हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, वो जो है वो कौन कौन है और उनको भी टैक्स नेट में ला सके। जितने बिजनेसेस टैक्स नेट में आएंगे, टैक्स
अच्छा कलेक्ट होगा, टैक्स रेट्स कम आएंगे, बिजनेसेस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि बिजनेसेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ग्रो कर सकते हैं। फिक्स, अगर आप सैलरीड लोगों पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगा रहे हैं जिनकी इनकम फिक्स है लेकिन उन पे टैक्स प्रोग्रेसिव लग रहा है, जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ती जा रही है उन पर टैक्स बढ़ा है, और बिजनेस इनकम्स जिनकी इनकम्स फ्लेक्सिबल या ग्रोइंग होती है और नेगेटिव में भी जा सकती हैं उन पे आपने फिक्स टैक्स लगा दिया। तो अब एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही लेकिन कोई लतीफ़ा तो यहाँ बनता है कि जो यूं करना था तो यूं कर लिया, और यूं जिसके लिए वो करना था उसके लिए हूं कर दिया। तो ये जो है क्या कहते हैं, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। एंड देन अगेन नीति किसी की भी नहीं है, लेकिन हमारा टैक्स दोस्ती का मकसद है कि आप अपना टैक्सेशन का सिस्टम बेसिक लेवल पे समझेंगे तो फिर बात कर सकेंगे और डिस्कशन कर सकेंगे। तो सेक्शन 154 ये वो सारे सेक्शंस हैं जो एफटीआर में फॉल करते हैं और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक्शन 156 का ताल्लुक जो है वो है और 233 का। ठीक है जी, एक सेकंड मैं देख लूँ कि किताब में 156 जो है वो है, कभी कभार जो है जज्बाती बातें करते हुए जो फोकस होता है लूज होता है, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उस पर बात ना करूं इमोशनल या जिस बात को आप बुरा समझें या क्रिटिसाइज कर सकें। अच्छा जी, प्राइस बॉन्ड्स एंड विनिंग्स, यानी प्राइस बॉन्ड पे जो टैक्स कटता है सेक्शन 156 के तहत वो फाइनल टैक्सेशन होता है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ये करनी है, गवर्नमेंट को आपने बताना है सेक्शन 115 के तहत अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और गवर्नमेंट को बताना है कि जी ये मेरी टैक्स रिटर्न है और मेरा प्राइस बॉन्ड निकल आया, मुझे फलां जो है स्कीम के तहत जो फलां कॉर्पोरेट नेस्ले ने निकाली थी उसमें मेरी गाड़ी निकल आई। इस तरह करके आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। देन अगेन वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे तो फिर वो गाड़ी जो निकली उसको रजिस्टर करेंगे, नॉन फाइलर रहेंगे, उस पर टैक्स ज़्यादा देंगे, तो डाउन द लेन अपनी टैक्सेशन बढ़ाते रहेंगे। ख़ासतौर पर अगर आपकी फिक्स्ड इनकम है या आपका कारोबार इतना कामयाब नहीं चल रहा या आपके कारोबार में कम ग्रोथ है, 1-2% ग्रो कर, जो लोगों का कारोबार हर साल 10-10, 20-20% बढ़ रहा है वो फाइनल टैक्स से या तो फायदा उठा रहे हैं या नॉन रेजिडेंट है। तो आप देख रहे हैं क्यों नहीं लोग टैक्स फाइलिंग करते, क्योंकि 115 114 दोनों की जो टैक्स, दोनों में से जौन सी टैक्स रिटर्न भी आप फाइल करेंगे तो आप फाइलर कंसिडर होंगे जो भी आप पे एप्लीकेबल है। 115 की हम इस वीडियो में डिस्कस करें, लेकिन सबसे पहली बात है 1 करोड़ लोगों ने जो है ना टैक्स नेट में आना है, टैक्स फाइलर बना है, उसमें से सिर्फ 20 लाख हैं जो है, 80 लाख जो है वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि या तो वो नॉन फाइलर है, जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन से आपको पता चल रहा है कि 5 करोड़ में से कम 2 करोड़ तो ऐसे लोग होंगे करंट अकाउंट वाले, उनमें से 1 करोड़ तो होंगे बिजनेसेस जिनको टैक्स फाइलर होना चाहिए। तो एक तो वो नॉन फाइलर है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो फिर उनको अनफॉर्चुनेटली कोई मशवरा देता है कि जी आप ये फाइनल टैक्स रिजीम कर लें, अपने आप को इम्पोर्टर शो कर दें, अपने आप को ये शो कर दें, अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर शो कर दें, ठीक है जी। या अगर बहुत ज़्यादा इनकम शो करनी है अपने आप को प्राइस बॉन्ड जीतने वाला शो कर दें और जो है ना फाइलर भी बन जाए। और वह तो ये मिस यूज़ होती हैं जिनके लिए जेन्युइनली बनी है, जैसे प्राइस बॉन्ड जो विनर है और वो उसकी और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, प्राइस बॉन्ड विन हो गई 115 की, बस टैक्स रिटर्न फाइल करें और फाइलर भी बन जाए और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दें, लेकिन नहीं करते। और फिर बेरर जो प्राइस बॉन्ड्स हैं वो इस एसेट डिक्लेरेशन ऑर्डिनेंस में डिक्लेयर नहीं हो सकते, क्योंकि बेसिकली ये जो है प्राइस बॉन्ड और बेरर जो है, बेरर का मतलब है जो किसी के नाम पे नहीं होते, ये जो है ना गवर्नमेंट इनकरेज नहीं करे कि लोग डिक्लेयर करें, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस पे जो प्राइस विनिंग है उस पर आपने टैक्स ज़रूर पे करना है, लेकिन वो आपने टैक्स आपसे डिडक्ट होगा और आपने रिटर्न भी फाइल करनी है। लेकिन ये एफटीआर में आता है, ये उन लोगों को फैसिलिटी देना है जिनकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए सिंपल कर दिया। लेकिन अगर मिस यूज़ करेंगे 156 अनफॉर्चुनेटली दोबारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए कि वो जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो जब पेट्रोल पंप्स को बेचेंगी तो उनसे वो टैक्स डिडक्ट करेंगी, पेट्रोल पंप ऑपरेटर से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और वो डिडक्शन जो होगी वो उन पेट्रोल जो है ना सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की
वो फाइनल टैक्स। तो इस तरह हमने बहुत बड़ा सेक्टर, क्योंकि जैसे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे रजिस्टर्ड नहीं है, इसी तरह जो बैंक अकाउंट्स रखते हैं, इसी तरह पेट्रोलियम सेक्टर भी आपने माफ़ कर दिया, एफटीआर में डाल दिया, और अभी कुछ सेक्टर इसमें से निकाले भी हैं। जाहिर बात है प्रेशर आता रहता है आईएमएफ का भी और लोगों का भी। तो अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचने वालों से जितना कट गया तो वो उनकी फाइनल टैक्स रिजीम है, और जो है ना, ये नहीं पता उनका एक्सपेंस कितना, प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट पेट्रोलियम में तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है, तो उसके बजाय पेट्रोलियम कंपनीज या पेट्रोल पंप्स के बजाय जो आवाम जो पेट्रोल यूज़ करी है उस पर बहुत सारा सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी और बहुत सारी हैं, जो न्यूमरस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकेंगे। इसी तरह सेक्शन 233 जो है वो सीएनजी वालों के लिए है। उन्होंने कहा जी हम क्यों पीछे रहे, तो सीएनजी वालों को जो सीएनजी दी जाती है वो भी फाइनल टैक्सेशन में आती है, और 234 भी सीएनजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस तरह ये सारे फाइनल टैक्स रिजीम में आते हैं। अब आप डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा आसान है या इंपोर्ट करना आसान है। इंपोर्ट करना आसान है, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टैक्स दे और उस पर फिर जितना मर्जी मुनाफा कमाए। अब आप डिसाइड करें पाकिस्तान में सैलरी कमाना आसान है या डिविडेंड लेना आसान है। डिविडेंड लेना आसान है, तो किस तरह? क्योंकि एफटीआर में आता है, तो खूब सारा पैसा इकट्ठा करें। आप क्वेश्चन मार के कैसे इकट्ठा किया, और कहीं पे डिपॉजिट कर दे। बैंक वाले भी आप से खुश होंगे कि आपने उनको इतना बड़ा डिपॉजिट दिया और उस पर थोड़ा सा टैक्स पे हुआ, लाखों रुपए आपको इनकम आ रही है और आप इंजॉय कर रहे हैं। सैलरीड पर्सन जो मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तो टैक्सेशन जो है, शबर सैयद जी साहब की हमने जब तारीफ शुरू की थी, शुरू में तो हमने कहा था जी चेयरमैन ना बने, ये डेटा आप भी छुपा लेंगे, लेकिन वो नहीं छुपा रहे, वो डिस्क्लोज किए जा रहे। तो हम भी उनके फ़ैन बन गए, वो भी हमारे टैक्स दोस्त बन गए डिस्क्लोज करने की वजह से इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन। तो उन्होंने कहा कि गोल्डन रूल टैक्सेशन का ये है, शुरू में कहा कि जहाँ पे जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उनकी रियल इनकम पे टैक्स लगे और उसमें से कुछ पोर्शन गवर्नमेंट अपने सिस्टम को चलाए और बाकी उन लोगों को हेल्प करे जो अभी किसी वजह से, बीमारी की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और वजहों से, या अभी उनकी एज नहीं हुई या एज ज़्यादा हो गई है, बूढ़े हैं, वो उतनी इनकम नहीं कमा सक रहे जितने ये लोग कमा रहे हैं। इनकम कमाना बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कमाना चाहिए। इनकम डिक्लेयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन काइंडली इसको करें। अच्छा जी, तो ये कहता है कि शेल फर्निश टू कमिश्नर स्टेटमेंट। वही बात है कि ये सारे जो है ना, इस एक्सपोर्टर की तरह, ये एक्सपोर्टर 154 में फॉल करता है, इस एक्सपोर्टर की तरह यहाँ चलते हैं। मैं इसको आर्टिकल को कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। एफबीआर कलेक्ट्स 32 बिलियन फ्रॉम एक्सपोर्टर, यानी कि पिछले साल जो गुजरा है 1% के हिसाब से 32 बिलियन एफबीआर ने वो किया। अगर ये 1% और एफडीआर का सिस्टम खत्म हो जाए, जो फौरी तौर पर खत्म नहीं होगा, 3 4 5 साल या 10 साल शायद लगे, तो एक्सपोर्टर पर मजीद टैक्स तो शायद ना बढ़े। 32 बिलियन से ज़्यादा था, 40 बिलियन वो कलेक्ट कर ले, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि एक्सपोर्टर के साथ बहुत बड़ी सप्लाई चेन का मतलब है वो सारे लोग जो एक्सपोर्टर को दे रहे हैं, या तो गुड्स सेल कर रहे हैं, सप्लायर हैं उसके, या ह्यूमन रिसोर्स अपना टाइम सेल कर रहे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं वो, या फिर कुछ और सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज हैं, रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, वो सारी जो जिन पर सर्विस टैक्स लगता है प्रोविंशियल कवानीन के तहत। तो वो सारी डॉक्यूमेंट अगर होगी तो ज़बरदस्त होगा। डेवलप्ड कंट्रीज में वो डॉक्यूमेंटेड होती है। इंपोर्टर पर वो आता है, देन अगेन जैसे साहब की अप्रोच बहुत अच्छी कि एक जगह से पकड़े, और वो जगह जहाँ या तो मैन्युफैक्चरर से पकड़े, लेकिन मैन्युफैक्चरर से भी पहले एक्सपोर्टर और इंपोर्टर आते हैं। इंपोर्टर और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह आ रहा है, आज मैं आपको एक ओपन बात बता दूं कि जो अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग जिसको आप कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल बजटिंग और बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट टेक्निकल वर्ड है गवर्नमेंट अकाउंटिंग की, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स रखती है कि उसकी कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज पूरी दुनिया के साथ और मुल्कों के साथ। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो रही है कि 19 बिलियन है और अब 12 बिलियन हो, इसके अंदर गुड्स की तो जो है ना वो अकाउंटिंग हो रही है, बहुत सी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड हो रही हैं और वो अनडॉक्यूमेंटेड, अगर वो भी ले आएंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर हो जाएगी, उससे डॉलर उस पर रुपये पे कम प्रेशर पड़े। अकाउंटिंग की वजह से मार खा रहे हैं। ऐसे ही है कि आपका कारोबार है लेकिन आपने अकाउंटेंट अच्छा नहीं रखा, बुरा अकाउंटेंट रखा आपने, आपको सही प्राइस नहीं पता चल रही, कितने पे खरीद रहे हैं, कितने पे बेच रहे हैं, मुनाफे का नहीं पता चल रहा, अकाउंट्स नहीं मिल रहे, वो वक्त पे बिजली के बिल नहीं दाखिल कर रहा, वो वाला हिसाब है। अकाउंट्स गवर्नमेंट के बेहतर हो जाए, अकाउंटेंट जनरल बेहतर हो जाए, तो बहुत सारे
कागजी प्रॉब्लम्स जो हैं जिनकी वजह से एक्चुअली फिर आपको महंगाई फेस करनी पड़ती है वो कम हो जाती है। तो इंपोर्टर की वो बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने, और इंपोर्टर कह रहे हैं कि 6% इंपोर्ट वैल्यू है, इसको भी अगर ख़त्म कर लें तो पिछले साल 168 बिलियन इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट किया था। आया 168 बिलियन का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए था 6% के हिसाब से? मे बी नॉट। कुछ लोगों का इसमें नुकसान हुआ होगा, कुछ का फायदा होगा, जिनका फायदा होगा उन्हें ज्यादा, लेकिन ईयर टू ईयर चेंज होगा। एक साल अगर आप ज्यादा टैक्स देंगे और क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा हुई थी, आप उससे अपने एसेट्स भी सही डिस्क्लोज कर सकेंगे, तो दूसरे साल आपको लॉस हुए तो उसका भी पूरा इफेक्ट आप एफबीआर को शो कर सकेंगे। एफबीआर की भी गलती है कि वो ये नहीं समझ रही कि नुकसान भी हो सकता है कारोबार में। इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर जो कट कर लें हम विद होल्डिंग टैक्स, WST, ये अब एक डिफरेंट चीज़ है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन पे जो कटते हैं इंपोर्ट स्टेज पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन टू कंप्लीट बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ टैक्स फ्री, उसको कट कर लें, लेकिन इंपोर्ट फ्री मोबाइल इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह वो कहते हैं कि एफबीआर चाहता है कि जो रेस्टोरेंट्स चीज़ें बेच रहे हैं उनको गुड्स के तौर पे डिक्लेयर करें, ना कि सर्विस के तौर पे। और अगर वो सर्विस के तौर पर अभी डिक्लेयर्ड हैं तो प्रोविंसेस उनसे टैक्स ले रही है, जबकि वो कहते हैं कि अगर वो गुड्स के तौर पर डिक्लेयर हो जाएंगी तो फिर हम ये इंसेंटिव देंगे कि सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 8% कर लेंगे। कल भी जैसे एक बात हो रही थी रेस्टोरेंट ओनर से, तो इस हवाले से देखें कि ये जो है ना टैक्सेशन का सिस्टम, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़ता है। मैं बिजनेसेस की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो बिजनेसेस हैं वो डिसाइड करती है यार इस चीज़ में टैक्स ज़्यादा है, इसको कर लेते हैं, लेकिन अगर अच्छी नीयत से की जाए कि हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, अकाउंट्स रखने हैं, वो करने, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना झगड़ा है जो इस वक्त कोर्ट्स में जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और हमारा जो टैक्स मास्टर क्लास है, जो हमारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस है, इस पे वीडियोस जो है ना मैं आगे बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। इससे बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सी चीज़ को एफबीआर यानी फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है, कौन सी प्रोविंसेस कर सकती है। और जैसे बात हो रही है कि जुलाई से सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स का भी एक ही रिटर्न बन जाए, एक ही टैक्स रिटर्न बन जाए, जिससे मजीद रिकन्सिलिएशन। देखिए गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है, गवर्नमेंट को डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, नॉन टैक्स फाइलर्स लोग रहते हैं, फिर एफटीआर में भी आ जाते हैं, फिर भी कम से कम बताते हैं। नॉर्मल टैक्स में बहुत कम लोग हैं, वो सिर्फ 385 जो इंडिविजुअल्स और कंपनीज जो 85% टैक्स दे रही हैं वो नॉर्मल टैक्स में फॉल कर रही हैं, वो सब कुछ डिक्लेयर कर रही हैं। उसकी वजह से उनसे रिलेटेड जितने सप्लायर्स वगैरह हैं वो भी डिस्क्लोज हो रहे हैं, तो तब जाके 4,000 अरब जो है ना कलेक्ट हो रहा है। सपोज करें कि एक्सक्यूज मी, सपोज करें कि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लोजर्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी हो, तो जराइम भी कम होंगे, टैक्स भी ज़्यादा कलेक्ट होगा और मसाइल भी इसकी वजह से रिड्यूस होंगे। एफबीआर का प्रपोजल है कि करंट सेल्स टैक्स रेस्टोरेंट पे कम कर दें, और फिर वो कहता है कि एक और प्रपोजल भी है, बजट प्रपोजल है। Tax authorities have recommended that the dealers and distributors must have income tax registration फॉर डूइंग। इस पे काम बहुत हुआ है, लेकिन देन अगेन किसी वजह से हज़ारों लाखों डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है ना वो नहीं है, और उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से शुरू होना चाहिए। और देन अगेन मैन्युफैक्चरर्स ने खुद करना है वॉलंटरी बेस पर, कि मैन्युफैक्चरर्स उनकी मजबूरियां भी हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों से टैक्स लें, ऐसे लोगों से गुड्स एंड सर्विसेज लें जो रजिस्टर्ड हैं, ताकि वो टैक्स नेट में आए। और फिर वही वाली बात है कि काफ़ी सारा काम है एफबीआर के एंड से लेके बिजनेसेस के करने का। इस हवाले से इफ़ दिस प्रपोजल एक्सेप्टेड कैन बी हेल्प डॉक्यूमेंट द हाईली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में लिमिटेड हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो जानबूझ के रजिस्टर नहीं होते, चाहे सीमेंट डीलर्स हैं, कोई भी हैं, ताकि जो है ना वो एफबीआर या गवर्नमेंट के जो और डिपार्टमेंट्स हैं जो तंग भी करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट है, उनसे कौन जो है ना हैंडल करेगा, उनको कौन वो करेगा। तो गवर्नमेंट से लोग छुपते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, लेकिन अब कोशिश की जा रही है। तो ये वीडियो भी आप इसी टैक्स दोस्ती
रिपोर्टिंग वीडियो भी इसलिए देख रहे हैं। इसी हवाले से फिर उन्होंने कहा FBR इज देन अगेन शबर जैदी साहब ये सारे फैक्ट्स फिगर सामने ला रहे हैं कि बेनामी अकाउंट्स जो है ना बैंकों से मांगे हैं। और इस हफ्ते पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन है ना जी, इसका अगर आप हिस्सा है और आप ये वीडियोस देख रहे हैं टैक्स दोस्ती, तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि अपनी एसोसिएशन के लेवल पर तो जो है ना प्रॉपर कानून को फॉलो करें, और जहाँ जहाँ कानून ज़्यादा है, ओवर रेगुलेशन है, वो प्रपोजल्स की सूरत में सामने लाएं और हमें बताएं। हम टैक्स दोस्ती के फोरम से लाएंगे और स्पेसिफिक जो आपको प्रॉब्लम्स हैं सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स के हवाले से वो हम बात करें। लेकिन अब बैंकिंग, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन को FBR यानी शबर साहब कहेंगे कि काइंडली यार ये जो बेनामी अकाउंट्स हैं आपने खोले हुए हैं, इससे तो ज्यादती करते हैं, इसमें तो टेरर फाइनेंसिंग, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, पता नहीं क्या क्या होता है, तो काइंडली इसको बंद करें। और बड़ी अच्छी बात है, मेरे क्लाइंट है, उन्होंने अभी एक अकाउंट ओपन करने की कोशिश की IT फ्रीलांसर से, उनसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का सर्टिफिकेट मांगा गया, जो बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ आप अगर रजिस्टर हो एज ए IT फ्रीलांसर, तो खैर आपको लोकल सेल पे भी एग्जामेशन हो जाएगी, एक्सपोर्ट पे तो आपको एग्जामेशन है। अगर आप IT फ्रीलांसर हैं तो काइंडली बेनामी अकाउंट या जो है ना अपना डिक्लेयर करें सारा कुछ, स्टेट बैंक के साथ भी रजिस्टर होने की कोशिश करें अगर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है। ये सब चीज़ें जो है ना गवर्नमेंट को बताएंगी कि नहीं, इतने बुरे हालात नहीं है जितने लोग सोचते हैं, क्योंकि फैक्ट्स फिगर नहीं है। और बात को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं कि 50 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, 5 करोड़, अगर इनको आप 4 करोड़ कर दें तो उसमें सिर्फ 10% लोग हैं जो इनकम टैक्स फाइलर हैं। ये अब डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी बोल पड़े हैं, तो बाकी ब्यूरोक्रेट्स भी आई होप के बोलेंगे। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके जो यूट्यूब पे हमें देखते हैं। एज ए स्पेशल रिक्वेस्ट जो है बहुत टाइम से हो रही थी कि फाइनल टैक्स रिजीम क्या होती है, इससे क्या होता है, कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कौन सी इनकम्स इसमें आती हैं, ये यहाँ एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हूँ आपका टैक्स मेज़बान और टैक्स दोस्त एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस 28 मई 2019। शुक्रिया।